हम्म। सर आ रहे 25 एक लोग आ रहे हैं सर जी। अच्छा, तो शुरू करें क्या? जी सर कर सकते हैं आप। नहीं, आप बताइए तो उस हिसाब से करें। हाँ हाँ, नहीं करिए सर, थोड़ा सा अब आते आएंगे वैसे तो। आप तो शुरू कर दीजिए। अच्छा, तो जब तक आ रहे हैं तो तब तक मतलब हिंदी का एक वो तो बना ही लें ठीक कि है सर। कैसे हिंदी का वो हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रामर पोर्शन पे चलते हैं। ठीक है सर, ठीक है। है ना? हाँ सर जी, जैसा भी आपको तो उचित लगे शुरू करिए सर आप। हाँ, बिल्कुल ठीक है। जी सर। तो जैसा हमने आपका सिलेबस देखा, तो सिलेबस के हिसाब से उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि क्लास 10th तक की सामान्य हिंदी पूछी जाएगी। हम्म, तो सामान्य हिंदी में तो सामान्य हिंदी व्याकरण शायद ऐसा लिखा हुआ था, ना कि जी सर। सामान्य हिंदी। जी सर। तो सामान्य हिंदी के जो प्रमुख रूप से पार्ट हैं, इसके दो पोर्शन हैं। एक पहला पोर्शन जो है जिसमें स्वर व्यंजन वर्णमाला वगैरह ये सब आते हैं, और दूसरा जो है रस छंद अलंकार वाला पोर्शन। तो सबसे पहले आज हम कोशिश करेंगे कि पहला वाला पोर्शन खत्म कर दें। तो सबसे पहले हिंदी का एक विकास देख लीजिए, जिसकी वजह से हिंदी का ये जो आज का रूप है वो आया। तो आपको पता है कि हिंदी की जो शुरुआत हुई वो आज बहुत बाद में हुई। सबसे पहले संस्कृत था, जिसकी लिपि देवनागरी लिपि मानी जाती थी। तो प्राचीन जितना भी वैदिक साहित्य लिखा गया वो संस्कृत में लिखा गया, देवनागरी लिपि में लिखा गया। समय के साथ साथ क्या होता है, एक भाषा की अपनी एक विशेषता होती है कि भाषा मूल रूप से जो है बहुत सरल होती है। तो जब सरल होती है तो जनमानस के बीच में प्रचलित होती है। धीरे धीरे उस भाषा को जो है कैप्चर कर लेता है हायर क्लास, और जैसे ही हायर क्लास कैप्चर करता है उसको, तो धीरे धीरे वो ग्रामेटिकल होने लगती है। और जब भी कोई भी चीज आपने देखा कि ग्रामेटिकल होती है तो वो कठिन होने लगती है। तो जैसे जैसे संस्कृत का भी जो है ग्रामेटिकल होने लगी, धीरे धीरे उसमें बड़े बड़े साहित्य लिखे जाने लगे, धीरे धीरे जो है वो राजभाषा होने लगी। तो जन ने अपने लिए एक अलग भाषा चुन ली, सामान्य व्यक्ति ने। उस भाषा को ही बोलते हैं अपभ्रंश भाषा। यानी संस्कृत की बोली को ही थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके बोलने वाली भाषा अपभ्रंश भाषा होने लगी। उसमें बहुत सारे काव्य लिखे गए। जैसे आपने पढ़ा होगा पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई ने लिखा। इस तरीके से बहुत सारे काव्य लिखे गए। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि ये सामान्य भाषा को फिर राजा लोगों ने कैप्चर कर लिया। उसका भी उसका भी जो है उसको भी बहुत ज्यादा ग्रामर में बांध दिया गया। तो फिर एक नई भाषा आ गई, अपभ्रंश के बाद आ गई अवहट। थोड़े दिनों बाद उस पे भी बहुत सारे साहित्य लिखे जाने लगे। तो फिर सामान्य जनता ने अपने लिए एक अलग भाषा बना ली, उसको बोलते हैं हम लोग पाली।
जिसको आपने पढ़ा होगा कि जो भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में दिए, क्योंकि वो जन की भाषा थी, आम लोगों को समझाना था, इसलिए पाली को उन्होंने जो है अपनी भाषा बनाया। धीरे धीरे आपने देखा कि बौद्ध धर्म को भी राजाओं का संरक्षण मिल गया, उसमें भी बड़े बड़े साहित्य लिखे जाने लगे बौद्ध धर्म के पाली भाषा में। तो जन ने अपनी एक अलग भाषा बना ली जिसको बोलते हैं प्राकृत। ये विकास का क्रम ये चलता रहा, चलते चलते जो है ब्रज भाषा आ गई, अवधी बोली आ गई, ऐसी बहुत सारी भाषाएं आ गई। अंत में जाके मेरठ के आसपास की एक बोली डेवलप हुई जिसको बोलते हैं खड़ी बोली। तो ये जो खड़ी बोली है, यही हमारे वर्तमान हिंदी का प्राचीनतम रूप है। इस खड़ी बोली का बाद में जो है, इसका भी जो है बहुत ज्यादा जो है, खड़ी बोली में भी बहुत सारे जो है ग्रामर लिखे जाने लगे। तो जो खड़ी बोली का स्टैंडर्ड ग्रामर वाला फॉर्म है, वही आपके सिलेबस में है। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं, किसी भी चीज की शुरुआत होती है उसकी सबसे छोटी इकाई से। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या होगा आंसर? कोई बताएगा क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई? स्वर या वर्ण? नहीं, अगर ये आपने मैंने बताया ना, ये आपने इसका भी जो है ग्रामेटिकल फॉर्म ले लिया। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई वो ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर कुछ बोलेंगे साधारण शब्दों में तो ध्वनि होता है। अगर आपके ऑप्शन में ध्वनि भी है और वर्ण भी है तो आपको टिक ध्वनि में करना है, ना कि वर्ण में, क्योंकि ध्वनि को ही जब और बड़े रूप में ले लिया गया तो उसको वर्ण कहा जाने लगा। इसी वर्ण को, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी को जो है जब ग्रामेटिकल फॉर्म में बोला जाने लगा तो इसको वर्ण कहते हैं। तो अगर ध्वनि भी ऑप्शन में है, वर्ण भी ऑप्शन में है, तो आपको ध्वनि लगाना है। और अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो आपको वर्ण लगाना है। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर ऑप्शन में ध्वनि भी है, वर्ण भी है, तो आपको ध्वनि को टिक करना है, ना कि वर्ण को टिक करना है। और अगर ध्वनि नहीं है ऑप्शन में तो आपको वर्ण को टिक करना है। ठीक है। अब इसी वर्ण जो है बहुत अलग अलग तरीके के वर्ण होते हैं। इन्हीं वर्ण को जब एक व्यवस्थित रूप में, ग्रुप में अगर हम डिवाइड कर दें, इकट्ठा कर लें, तो इसी को बोलते हैं वर्णमाला, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं अल्फाबेट। ठीक है। अब अल्फाबेट होते कौन कौन से हैं? हिंदी में जो है प्रमुख रूप से दो ही तरह के अल्फाबेट माने गए हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। मानक हिंदी की बात हो रही है, वैसे सामान्य हिंदी में तो बहुत तरह के अल्फाबेट है, लेकिन जब मानक हिंदी की बात होती है, मानक हिंदी वो होती है जो राजा महाराजाओं की भाषा होती है, जो साहित्य की भाषा होती है। मानक का मतलब ही होता है उसको एक कर्मकांडी रूप दे देना, एक ग्रामेटिकल रूप दे देना, एक साहित्यिक रूप दे देना, उसी को हम बोलते हैं मानक। तो अगर ये बोला जाए कि मानक हिंदी के वर्णमाला में कौन कौन से हैं, तो एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक। अब स्वर होता क्या है? नाम से ही आपको लग रहा, स्व। स्व का मतलब क्या होता है? आई, मैं, खुद, स्वयं। यानी जो वर्ण ये बोले कि भैया कोई मेरे साथ आए चाहे ना आए, मेरा खुद का अपना अस्तित्व है, मेरा खुद का अपना अस्तित्व है, मेरे साथ कोई रहे या ना रहे फिर भी मैं मीनिंगफुल हूं, उसी को बोलते हैं स्वर। ठीक है। यानी स्वर के साथ कुछ भी नहीं होता, उसका इंडिविजुअल उसका एग्जिस्टेंस है, उसके साथ कोई जुड़े या ना जुड़े, उसका अपना खुद का मीनिंग है, तो इसी को बोलते हैं स्वर। ठीक। अब स्वर होते कितने हैं ये बहुत सारी किताबों में आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा, क्योंकि कहीं कहीं लिखा रहता है कि स्वर 10 होते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है स्वर 13 होते हैं। 13 होते हैं। ठीक है। दोनों में आपको कंफ्यूजन अलग अलग मिलेगा, कहीं कहीं आपको मिलेगा कि 10 होते हैं या 13 होते हैं। तो क्या होगा आंसर? सपोज दैट दोनों ऑप्शन आ गए तो क्या होगा? आप किस पे लगाएंगे? सर 13 पे। सर 11 13 पे। सर 11 भी तो है, क्यों 11 लगाएंगे स्वर। जी?
सर 11 स्वर और 33 व्यंजन सर करके कुल स्वर 44। बोले तो 13 सर। हाँ देखिए, अब इसका भी मैं आंसर बताऊँ, इसीलिए मैंने बताया कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन दोनों पार्ट में लेके चलूंगा कि कहाँ पे अलग अलग किताबें आपने निश्चित रूप से पढ़ी होंगी, तो कहीं अलग कुछ लिखा होता है, कहीं कुछ लिखा होता है। अब उसका मानक फॉर्म अगर देखें, ठीक है ना, मानक हिंदी, तो परंपरागत रूप से हिंदी में 10 स्वर ही थे, ठीक है, सिर्फ 10 स्वर थे परंपरागत रूप से। बाद में जो है 3 और जोड़े गए। कौन से 3 और जोड़े गए? जो बचपन में आप पढ़ते ना, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ, बस यही 10 स्वर परंपरागत थे। बाद में 3 और कौन से जोड़ दिए गए? एक ऋषि जोड़ और दिया गया आहा, दूसरे से, अंग और अंग, आहा। आहा, और एक और है ऋषि, ऋषि। ठीक है ना। तो 13 अगर आता है 13 तो आपको 13 में ही लगाना है, ठीक है ना। अगर 10 और 13 दोनों हो तो भी आपको 13 में ही लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ है कि हिंदी में परंपरागत रूप से कितने स्वर हैं, ठीक है, 2 तरह के क्वेश्चन, हिंदी में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। तो अगर क्वेश्चन आता है हिंदी में परंपरागत स्वरों की संख्या, तब आपको 10 लगाना है, और अगर ये बोलता है कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको 13 लगाना है, ठीक है। किसी को पूछना है इसमें कुछ, तो फिर मैं आगे सर हमने काफी जगह पे 11 पढ़ा है, 11 नहीं बता तो नहीं 10 और 13 ही है, ठीक है, इसके अलावा कोई वो नहीं है तीसरा, जी सर। है ना। आगे बढ़िए सर। जी सर। नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया स्वर। अब व्यंजन क्या है? वॉवेल जिसको बोलते, वो कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो व्यंजन क्या होता है? तो जैसे आप अपने डेली के टर्मिनोलॉजी में आप करते हैं कि आज हमारे यहाँ व्यंजन बना है, तो जो व्यंजन बना होता है उसमें कोई एक डिश नहीं होती, उसमें बहुत सारी डिशेज होती, तब उसको व्यंजन बोलते हैं। तो जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, उनको उच्चारण करने के लिए, स्वयं का अस्तित्व बताने के लिए किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है। और सहायता लेनी किसकी पड़ती है? स्वरों की स्वर सहायता की। लेनी पड़ती है। बिना स्वर के व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो व्यंजन क्या होते हैं कि जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। जब तक स्वर सहायता नहीं देंगे, आपने देखा होगा कई बार लगा रहता है, हलंत लगा रहता है। वो हलंत लगे रहने का मतलब ये होता है कि उसके उसमें साथ आ जो नहीं है स्वर सर। था वो साथ छोड़ के चला गया। जब जब वो स्वर साथ छोड़ के चला जाता है तो उस व्यंजन में हलंत लगाना पड़ता है, और जब स्वर उसके साथ जुड़ा होता है तो उसमें हलंत नहीं लगाना पड़ता। जैसे का बोला हमने, तो का मतलब ये होता है छोटा का, तो का हलंत प्लस आ, ठीक है। सिर्फ का इंडिविजुअल अस्तित्व तो कोई नहीं है जब तक उसमें छोटा आ ना लगा हो। तो व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि व्यंजन कितने हैं? बताएगा कोई? 52 सर। 35 सर। 35 नहीं, है व्यंजन सर। व्यंजन वर्णमाला नहीं 30 बोल रहा हूं मैं, व्यंजन। 35 जी, है सर। 33 देखिए आप में से कुछ लोग 33 बोल रहे, कुछ 35 बोल रहे हैं। 33। अब फिर से वैसे ही है, अड़ा जैसे और स्वर में हमने बताया आपको। 35 और 4 अड़ा और रा को मिला लेंगे तो 35 हो जाएंगे सर। नहीं, अब तो वही तो आप सवाल ये उठता है ना कि आप कब 33 लगाएंगे और कब 35 लगाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे स्वर में हमने बोला कि परंपरागत रूप से स्वर कितने हैं? 10। 10 है सर। लेकिन कुल स्वर कितने हैं? 13 है 13। सर। ऐसे व्यंजन परंपरागत रूप से जो है कुल 33 व्यंजन है, और कुल व्यंजन अगर बोले तो 35 व्यंजन है। जो डा इसमें और ढा है वो व्यंजन का पार्ट होता है, ठीक है। द्विगुण व्यंजन सर। ठीक है, द्विगुण व्यंजन। अब द्विगुण अभी इतना डीप में मत जाइए, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या है 33, 33,
और कुल व्यंजनों की संख्या है 35। ठीक है, अब इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन आते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो 4 संयुक्त व्यंजन कौन से हैं और वो किन किन व्यंजनों से मिलके बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन का बिल्कुल स्पष्ट तात्पर्य हुआ कि 2 व्यंजन जुड़े होंगे तो संयुक्त व्यंजन है। तो 4 संयुक्त व्यंजन कौन से हैं और वो किन किन चीजों व्यंजन से मिलके बने होते हैं, कोई सर बताएगा छा क्या है, आप में से? छा है सर, त्रा है, ज्ञ और श्रा है सर। तो सबसे पहले छह बता दीजिए किससे मिलके बना है। सर आधा का और शा षटकोण वाले से मिलके सर। ठीक है ना, जब भी आपको ऐसा लगे, इसका एक शार्ट ट्रिक है, जब भी आपको लगे कि ये आपको याद नहीं आ रहा है तो उसका कोई इंग्लिश वर्ड ले लीजिए। जैसे छतरी है तो उसकी स्पेल, जैसे क्षमा, तो क्षमा की इंग्लिश में स्पेलिंग होती है KSHMA। तो इसका मतलब है का वो छा किससे बना है, के से और SH से मिलके बना हुआ है। जी ठीक सर, है, के आधा हो गया जैसे इसमें सर। त्रा, त्रा किससे मिलके बना हुआ है? आधा ता और रा से सर। हाँ, जैसे हम, जैसे हो जाए त्रिपाठी, तो त्रिपाठी की स्पेलिंग क्या होती है? TRI। तो ता से मिलके बना होता है और रा से मिलके बना होता है। तो जब भी इस पे आए ना कि ऐसा आपको लगे, जैसे ज्ञानी, ज्ञानी की स्पेलिंग क्या होगी? ज्ञानी, गे जी GNI। नहीं। तो जब भी आपको जैसे ही कंफ्यूजन हो तो उसका इंग्लिश वाला वर्ड कर लीजिए, और जो भी अल्फाबेट इंग्लिश के आ रहे हो उन्हीं दोनों से मिलके बने होते हैं ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें से मैं क्वेश्चन आंसर 10 पूछ लेता हूं। हिंदी की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन है स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन, शब्द या वर्ण। शब्द, वर्ण। वर्ण, वर्ण है सर, सब जी, वर्ण है सर, वर्ण। शब्द। हिंदी की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण, वर्ण और 2 वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं तो वो बन जाते हैं शब्द। शब्द सर। वर्ण मिलके ही शब्द बनते हैं, और शब्द मिलके क्या बन जाते हैं? वाक्य बन जाते हैं। वाक्य, और वाक्य मिलके क्या बन जाते हैं? पैराग्राफ बन जाते हैं। सेंटेंस और पूरा सर। पैराग्राफ मिलके क्या बन जाते हैं? ठीक है, तो ये पद्यांश उसका एक गद्यांश बन क्रम जाता होता है। ठीक है, अगला है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 52। है। ऑप्शन दीजिए सर, ऑप्शन 33, दीजिए। नहीं, 33, ऑप्शन क्या, तो परंपरागत इसको तो मुंह पे आना चाहिए ना। 33। 33 नहीं, 35 सर। अच्छा, अब हम ऑप्शन देते हैं 32, 33, 34, 35। 33 होगा तब सर। 35 सर, हिंदी परंपरागत होगा। वर्णमाला में कुल और व्यंजनों की परंपरागत संख्या 33। कितनी है? कुल 35। व्यंजन 35 है, 35 है सर। 35, ठीक है। ठीक है, बस स्वर और व्यंजन में से आपको इतना ही पढ़ना है। अब एक सवाल, एक या 2 सवाल आपके आ जाते हैं स्पेलिंग से। स्पेलिंग कैसी लिखी जाएगी? तो कुछ स्पेलिंग्स में बोल रहा हूं, उसको आप लिख लीजिए। इन्हीं में से क्वेश्चन सामान्य रूप से आते हैं। आप उसका खुद पहले शुद्ध लिखिए, लिखने की कोशिश कीजिए, और फिर जो है बताइए। जैसे पहला है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी लिखा क्या? ये शब्द नोट कर लीजिए, बाकी शुद्ध अशुद्ध मैं भेज दूंगा आपको, तो आप देख लीजिएगा। अंताक्षरी। दूसरा है आशीर्वाद। तीसरा है अधीन। चौथा है चहार दीवारी। पांचवा है व्यवसायिक। छठा है हस्तक्षेप। सातवां है पत्नी। आठवां है कालिदास। नवा है बहुब्रीह, जो समास होता है, बहुब्रीह। 10वां है सुई। 11वां है अनुग्रहीत। 12वां है पैतृक। 13वां है संग्रहीत। 14वां है आंख। अगला है मिष्ठान। अगला है
कनिष्ठ। नेक्स्ट है अंताक्षरी, ये तो बोल दिया, कवित्री। नेक्स्ट है अन्वेषण, और नेक्स्ट है सेवा शुश्रूषा। शुश्रूषा, बस इतने ही हैं। अब कितने लोगों ने इनको सही तरीके से लिखा है? कोई बोल ही नहीं रहा। सर लास्ट वाला क्या था? सेवा शुश्रूषा होता है ना, सेवा शुश्रूषा। लिख लिए? अब आप लोग जो है इसे अगर लिख लिया होगा तो कल इसको जो है इसको ग्रुप में ही डाल दीजिएगा सब लोग अपने, मैं चेक कर लूंगा, या आप देख लीजिएगा पहले, देखने ग्रुप में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है जी सर। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है संधि। संधि को इंग्लिश में बोलते हैं ज्वाइनिंग। मतलब जब ज्वाइनिंग का मतलब होता है जब दो वर्ण आपस में ज्वाइन करें। तो जब दो वर्ण आपस में ज्वाइन करते हैं तो एक नया वर्ण मिलता है, एक नया परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन को बोलते हैं संधि। तो ज्वाइन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। दो मतलब चूंकि बहुत सारे वर्ण होते हैं तो सभी वर्ण, स्वर एक ग्रुप हो गया वर्ण का, व्यंजन एक ग्रुप हो गया वर्ण का। तो हो सकता है स्वर और स्वर आपस में ज्वाइन करें, हो सकता है स्वर और व्यंजन आपस में ज्वाइन करें, हो सकता है व्यंजन और व्यंजन आपस में ज्वाइन करें। तो इनके ज्वाइन करने के तरीके को लेकर, पहले तो ज्वाइन करने के ग्रुप को लेकर एक डिवीजन है, फिर ज्वाइन करने के ग्रुप के अंदर ही ज्वाइन करने के तरीके को लेकर एक डिवीजन है। तो सबसे पहले ज्वाइन करने के ग्रुप के आधार पे जो डिवीजन है उसी को बोलते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीन तरह की संधि होती है, स्वर संधि, विसर्ग, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जो पहला ग्रुप ज्वाइन कर रहा है वो है स्वर। जब दो स्वर आपस में ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्वर संधि। अब इसी ग्रुप के अंदर इंटरनल डिवीजन जो होता है अंदर ही अंदर, कि एक ग्रुप हो गया आ का ग्रुप हो गया, एक ग्रुप हो गया ई का ग्रुप हो गया, एक ग्रुप हो गया ऊ का ग्रुप हो गया, एक ग्रुप हो गया ए का ग्रुप हो गया। तो ये आपस में जो ये ग्रुप मिलते हैं, तो स्वर संधि में भी बहुत सारे टाइप आ जाते हैं सामने। तो जो पहला है स्वर संधि में ही दीर्घ संधि। ठीक है, तो दीर्घ का मतलब आपको अपने आप नाम से उसका पता है बड़ा। कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। मतलब सेम ग्रुप का। अब इसमें देखिए दीर्घ संधि में ग्रुप दोनों सेम होंगे, यानी आ ग्रुप ही जुड़ेगा, छोटा छोटा से जुड़ेगा, या छोटा बड़ा से जुड़ेगा, या बड़ा बड़ा से जुड़ेगा। तो रिजल्ट क्या होगा जुड़ने का? बड़ा होगा। छोटी वाले में भी रिजल्ट क्या होगा? बड़ी ही होगा। छोटा ऊ में भी क्या होगा रिजल्ट? बड़ा ऊ होगा। तो इस तरीके से जुड़ने से जो होता है, जैसे आगे आपका मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पहला है वीरांगना। ठीक है, तो इसमें दो कौन से जुड़े? वीर प्लस अंगना। तो आपको मैंने पहले ही बताया, हमेशा बताया था कि जो वीर में जो रा है, तो रा का इंडिविजुअल कोई भी अस्तित्व नहीं है। रा किससे मिलके बना हुआ है? छोटा रा और आ से सर। रा और आ से। तो इधर अंत में आ रहा है आ स्वर हमेशा अंत में आएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, स्वर सहायता देता है व्यंजन को, तो जो सहायता देता है वो हमेशा अंत में आएगा। तो वीर में रा प्लस आ और अंगना में आ, तो दोनों जुड़ गए तो बड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए हो गया देवालय, तो देव प्लस आलय। आलय, तो वा में क्या है? छोटा, और आलय में क्या है? बड़ा। तो दोनों मिलकर रिजल्ट क्या बनेगा?
बड़ा सर। देवाल है। ऐसे ई वाले उदाहरण भी ले लीजिए जो सबसे ज्यादा आता है, उसमें आता है गिरीश, गिरीश और कवींद्र। गिरी तो सर, गिरीश में क्या क्या जुड़ा होगा? गिरी प्लस ईश, नहीं, छोटी ई और बड़ी ई छोटी सर, और बड़ी की बड़ी बड़ी छोटी ई और बड़ी ई मिलेगी सर, बड़ा ई मिलेगा। गिरी परीक्षा छोटा में, होगा सर, परीक्षा परी सर, रा छोटा होगा, रा में छोटी ई की मात्रा प्लस इच्छा ई बड़ी ई और छा छतरी वाला। रजनीश। रजनीश, रज मैं जो वर्ड बोल रजनी, रहा हूँ वो लिखते जाइएगा, इन्हीं में से आएंगे। रजनी होगा प्लस ईश होगा सर, बड़ी ई और बड़ी ई मिलेगी। अच्छा, कवींद्र, कवि प्लस इंद्र, कवि होगा सर, छोटी ई और प्लस इंद्र बड़ी ई सर, हाँ, छोटी ई प्लस बड़ी ई होगा सर, छोटी ई प्लस छोटी ई होगा कवींद्र छोटी, में। अच्छा ठीक है, अच्छा जी सर। अगला है भानुदय। भानु प्लस उदय, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। वेरी गुड। अगला अगला है वधूत्सव। सर बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ सर, हाँ, वधूत्सव। वधूत्सव। ठीक है, ये स्वर संधि हो गए, इतने ही याद रखिएगा, बाकी आपको जो है बहुत ज्यादा इसमें विस्तार से याद करना नहीं। अब ये तो हो गया जब सेम फैमिली आपस में जुड़ी, आ फैमिली आपस में जुड़ी, ई फैमिली आपस में जुड़ी, ऊ फैमिली आपस में जुड़ी। ठीक है, अब फैमिली थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आ फैमिली ई फैमिली से जुड़ी, आ फैमिली ऊ फैमिली से जुड़ी, आ फैमिली री फैमिली से जुड़ी। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा? जब आ फैमिली ई फैमिली से जुड़ेगी तो रिजल्ट होगा ए। ए, ठीक है, जब आ फैमिली ऊ फैमिली से जुड़ेगी तो रिजल्ट होगा ओ, और आ फैमिली जब री फैमिली से जुड़ेगी तो रिजल्ट होगा अर। ये जो अर वाला है ना, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है गुण संधि में। गुण संधि में जो ये अर वाला है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो एक एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे हमने कहा नरेंद्र। अब आपको पहचानना कैसे है? जिसमें भी ए की मात्रा लगे रहे बीच में, या ओ की मात्रा लगी रहे, या अर्थ की मात्रा लगी रहे, तो अपने आप देख के समझ जाइएगा गुण संधि है। जैसे हमने कहा नरेंद्र, तो इसमें ए की मात्रा लगी है ना। जी सर, नरेश, ए की मात्रा लगी ए है। की मात्रा लगी, जी सर, सोमेश, ए की मात्रा ए लगी की है। मात्रा लगी, महेश, ए की राकेश, मात्रा है। तो ये सब गुण संधि है, हमेशा याद रखिएगा। अगर याद न रहे नियम कानून, तो जिसमें भी बीच वाले वर्ड में ए की मात्रा लगी रहे वो सब गुण स्वर संधि के उदाहरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शार्ट ट्रिक अगला, जिसमें भी बीच वाले वर्ड में ओ की मात्रा लगी रहे वो भी गुण स्वर संधि होते हैं। दो शार्ट ट्रिक हुई, जिसमें बीच में ए की मात्रा लगी रहे या बीच में ओ की मात्रा लगी रहे, तो कौन सी संधि होते हैं? गुण स्वर संधि। गुण संधि, जैसे मैंने बोला हितोपदेश, परोपकार, मानवोचित, उमेश, महेंद्र, परमेश्वर। ठीक है, और एक है महोत्सव। ए की मात्रा और ओ की मात्रा जहां पे भी दिख जाए आप उसको जो है गुण स्वर संधि आंख मूंद के लगा दीजिए। ठीक है, मैंने सिर्फ कहा ए और ओ, आए और औ की बात मैंने नहीं की है, सिर्फ ए और ओ की और मात्रा ओ दिखी तो वो गुण स्वर संधि। और अगला है अर, देवर्षि, सप्तर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, ये सब जो है गुण स्वर संधि के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी तो गुण था, अब नेक्स्ट है वृद्धि। तो जो मात्रा भी ए और ओ की मात्रा थी ना, उसमें एक और मात्रा की वृद्धि कर दीजिए। ए में एक और मात्रा वृद्धि करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए में। बड़ा ए में से ए में नहीं, बड़ा ए नहीं होता कुछ भी। ठीक है ना, वो बड़ा जी ए सर, नहीं होता कुछ भी, है ना, ए होता है। आय आय है। आय
और ओ में एक मात्रा की वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आओ आओ औ हो जाएगा। आओ। तो जब भी ए की जगह ए आ जाए और ओ की जगह औ आ जाए तो उसमें आंख मूंद के वृद्धि स्वर संधि लगा दीजिए। ठीक है, जैसे आपको हमने बताया वनौषधि, तो वनौषधि में कौन सी मात्रा लगी है? वनौषधि औ, औ की मात्रा कौन लगेगी सी सर। संधि हो जाएगी? औ की मात्रा लगी है ना? वृद्धि हो एक जाएगी का एक। वृद्धि। छोटा और देखिए, ए बड़ा। की मात्रा और की मात्रा में अंतर ये होता है, ठीक है, ज्यादातर मालवा वाले हैं तो मालवा में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है मात्रा की दिक्कत होती है। ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कब छोटा ऊ लगाना है, कब बड़ा ऊ लगाना है। तो उसका सबसे सरल ट्रिक होता है कि आपके दिमाग में पहले जो आए वो लगा लो, फिर उसका उल्टा कर दो, तो बहुत सारे सवाल सही हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना था कि ए की मात्रा में सिंगल एक ऊपर जो है वो ऊपर लगा होता है और ए की मात्रा में डबल लगा होता है। जैसे एक में का के ऊपर दो जो है मात्रा लगी हुई है तो ये वृद्धि संधि होगी। और अगर सिर्फ लिखा रहता है एक एक केक वाला तो वो कौन सी संधि होती? एक गुड़ केक गुड़, लगा एक हुआ गुड़। तो कौन सी संधि होती? हो जाती है सर। गुण संधि सर। और अगर एक कैक लगा है तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि वृद्धि हो संधि। जाएगी सर। वो वृद्धि संधि हो जाएगी। तो जहां पे भी डबल मात्रा आ जाए वहां पे वृद्धि संधि होगी, जहां सिंगल मात्रा लगा रहे वहां गुण संधि होगी। ठीक है, अब है यण संधि। अभी पहली बार आ ई उ ने अपनी फैमिली के साथ जो है वो बनाया ज्वाइनिंग। दूसरे वाले में हमने देखा गुण संधि में क्या किया, आ ने ई और उ फैमिली के साथ बनाया। वृद्धि संधि में क्या किया, आ ने ए और ओ फैमिली के साथ बनाया। अब जो यण संधि है उसमें ई और उ फैमिली जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है एंगल बनाते हैं। अब इसमें तरीका ये है, सरल तरीका है जिसमें आपको कुछ भी कोई भी रूल्स नहीं याद करने हैं। जहां पे भी बीच में दूसरा या तीसरा वर्ड या दिख जाए, दूसरा या तीसरा शब्द या दिख जाए, वहां पे आप आंख मूंद के यण स्वर संधि लगा दीजिए। अब उदाहरण से मैं समझाता हूं कैसे। जैसे आपको लिखा, कहीं लिखा हुआ दिखे इत्यादि, तो दूसरा वर्ण कौन सा दिख गया आपको? या। आदि। इत्यादि में या आएगा ना। जी सर। अत्यधिक, अत्यधिक दिखा ना, तीसरा वर्ड क्या दिख गया आपको? या। अत्यधिक में जैसे आपको दिख गया उपर्युक्त, तो तीसरा वर्ण क्या मिल गया आपको? या। तो यहां जहां तीसरा भी वर्ण या दूसरा या तीसरा वर्ण वा आ जाए वहां पे आप आंख मूंद के जो है यण संधि लगा दीजिए। 60 ट्रिक बता रहा हूं, नियम तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन 60 ट्रिक आपको ये बता रहा हूं जहां पे भी दूसरा या तीसरा वर्ण या अथवा वा आ जाए, या अथवा वा। जैसे मैंने बोला प्रत्येक, तो तीसरा वर्ण क्या आ गया? या आ गया सर। यह आ गया। ठीक है ना। अगर हमने बोल दिया, जैसे बोल दिया आपको स्वच्छ, तो दूसरा वर्ण क्या आ गया? वाह। हुआ आ गया। तो ये जहां पे भी दूसरा या तीसरा वर्ण या अथवा वा दिख जाए वहां पे जो है आप वृद्धि स्वर संधि लगा दीजिए। ठीक है, ये 60 ट्रिक बताया। नियम तो यण बहुत सारे हैं संधि। इसमें, पर आपको 60 ट्रिक बता दिया। ठीक है, अब देखिए व्यंजन संधि और उनमें जो है बहुत सारे ये हैं। आपको उदाहरण, आपको जो है अयादि स्वर संधि के 4 उदाहरण हैं, चारों आप लिख लीजिए। इन्हीं में से आता है, इसके अलावा कहीं से नहीं आता। जैसे नायिका, गायिका, पवित्र और पवन, इतना याद रखिए। 4 शब्द यहाँ पे आए, नायिका, गायिका, पवित्र और पवन, यहाँ पे अयादि स्वर संधि होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, तो अब एक एक मैं पूछ लूं क्या? जी सर। बता दीजिए फिर।
सदैव, सतधन एव। सदानंद एव। वृद्धि सदैव वृद्धि संधि वृद्धि संधि वृद्धि संधि ठीक है ना, क्योंकि कौन सी मात्रा आ गई आपकी? ए बड़े आई की मात्रा आ गई। है की मात्रा आ गई, ठीक है। जी। ये नेक्स्ट है महेश, नहीं, गुण संधि। गुण संधि सर। क्यों? क्योंकि कौन सी मात्रा आ गई? आ और ई ए आए अच्छा, इत्यादि। ये आयादी ठीक है ना, तो मैंने बताया जो 60 ट्रिक आप पकड़ेंगे ना उससे बड़ा फास्ट हो जाएगा, वो आपको तो टाइम की भी दिक्कत होगी ना वहां। ठीक है, अब देखिए स्वर संधि आप समझ गए, व्यंजन समझने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि या तो स्वर होगा या विसर्ग होगा, यदि स्वर भी नहीं है और विसर्ग भी नहीं है तो बचा हुआ व्यंजन संधि होगा। उसमें से कुछ मैं दे देता हूं व्यंजन संधि में, आप वो नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इन्हीं में से आता है। ठीक है, पहला है सज्जन, सज्जन वर्ड लिख लीजिए व्यंजन संधि का उदाहरण। 1 मिनट रुको, एक मिनट थोड़ा। यस सर। आप सब सज्जन। पेन कॉपी लेके बैठे कृपया करके। लिख लिया आपने? जी सर, जी सर। फिर है वागीस, वागीस, सर पहली कौन दिग्विजय। सी बोली थी सर? पहली वाली? वा पहला सज्जन, दूसरा वागीस, वो सरस्वती माता को बोलते ना वागीस। वा गा में बड़ी की मात्रा और सा शक्कर का। लिख लिया आपने? जी सर। फिर सद्भावना, जी सर। फिर उल्लास, जी सर। सज्जन, जी सर। उच्चारण, परिणाम, प्रमाण, संगति, संपूर्ण, संविधान, संसार, सम्मान, विषम, जगन्नाथ, उद्धार। ठीक है, जी सर। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। आप ये जो हुआ ना, जैसे मैंने आपको बताया कि सबको उच्चारण बताया, अब उच्चारण की जगह उच्चरित भी होगा तो उच्चारण के उसमें आएगा। जैसे हमने आपको बता दिया कि कोई भी उदाहरण, जैसे मान लीजिए बता दिया हमने आपको सम्मान, तो सम्मति भी आएगा तो भी उसी कैटेगरी में रहेगा। ठीक है, तो ये जनरली इतने ही में से आता है। ठीक है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में जो है विसर्ग का चिन्ह होता है। विसर्ग का चिन्ह पता ही है, जो 2 डॉट लाइन होता है वो विसर्ग होता है। तो इसके भी आप लिख लीजिए कुछ उदाहरण। निराहार, दुरासा, तपोभूमि, मनोनुकूल, मनोनुकूल,
अधोगति, मनोरथ, मनोहर, ज्यादा विस्तार से इसलिए नहीं बता रहा हूं कि अभी आपके पास टाइम नहीं। निराशा, आशीर्वाद, दुर्जन, निश्चल, निष्ठुर, नमस्ते, दुस्साहस, नीरोग, नीरस, प्रातःकाल। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब जब संधि पढ़ाई दी है तो लगे हाथों समास भी पढ़ लीजिए। कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी बड़ी चीज है उसको आप छोटा कर लीजिए, उसको संक्षेप में कर लीजिए, तो उसको बोलते हैं हम कंपाउंड। ठीक है, तो जैसे आपको कोई बड़ा वाक्य मिल गया, उसको आपको छोटा करना है, या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो समास जो है इसके 3 पार्ट हैं। पहला है 2 या 2 से अधिक शब्द मिले होने चाहिए, वर्ण नहीं मिले होने चाहिए। हमने अभी संधि में उधर वर्ण का पार्ट पढ़ा, जब 2 वर्ण आपस में मिल जाते हैं। लेकिन समास में जो है 2 शब्द आपस में मिलते हैं, और मिलते हैं तक कोई महत्व नहीं है, जब तक मिलने के बाद उनका कोई सार्थक अर्थ ना मिले तब तक समास नहीं है। मिलने बस से समास नहीं होगा, मिले और सार्थक, उसका कोई सार्थक वर्ड बनाए मिलने के बाद, उसको समास बोलते हैं। ठीक है, तो समास 6 तरह के होते हैं। तो कुछ तो बहुत सरल हैं, जैसे पहला है द्वंद्व समास। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो एक वर्तनीगत त्रुटि में जो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्वंद्व समास लिखते कैसे हैं। ठीक है, लिख लेंगे क्या सब लोग द्वंद्व समास? जी क्या सर। बोलते हैं द्वंद्व समास को, सर कैसे लिखते हैं? सर द नीचे व। सर द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, नहीं, राजा मैं ये रानी। पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो द्वंद्व की वर्तनी पूछ रहा हूँ। परमानेंट चालू कर दिए सर, द्वा सर दा के नीचे वाह, 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 ऊपर बिंदी, और फिर दा के नीचे फिर वाह सर, द। द्वंद्व। हाँ ठीक है ना, द्वंद्व समास ये एक वर्तनीगत त्रुटि में ये भी आता है कि ये द्वंद्व कैसे लिखा जाएगा समास में। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने बताया पहले भी कि समास में क्या होते हैं, 2 पद होते हैं। 2 पद होते हैं, एक को बोलते हैं पूर्व पद, एक को बोलते हैं उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद उत्तर पद। अब ऐसा होता है कि अलग अलग समास के आधार पे अलग अलग हो, जिसमें दोनों का बराबर का इंपॉर्टेंस हो। जैसे आपके घर में माता पिता है, तो माता का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना पिता का। तो दोनों पदों का बराबर महत्व जहां पे भी होता है उसको द्वंद्व समास बोलते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व समास बिल्कुल साफ है, जिसमें डैश का चिन्ह लगा हो। ठीक है ना, हाइफन जिसको आप बोलते हो, जिसमें भी जिस पद में भी हाइफन का चिन्ह लगा हो तो वो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, भेद इसका 2 तरह के सवाल हो सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है। दूसरा हो सकता है इसका जो है विग्रह कैसे करेंगे। तो जैसे अगर हमने कहा ऊंच नीच,
तो विग्रह में दो ही वर्ड यूज होते हैं, या तो या और या तो और। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत लगे, है ना, तब उसमें या लगाते हैं। और जब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल लगभग समान लगे तो उसमें जो है और लगा देते हैं। जैसे ऊंच नीच में क्या लगेगा? या लगे, यस। ठीक है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के जो है विपरीत। माता पिता में और माता और पिता। ठीक है ना, तो इसमें द्वंद्व समास में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। अब द्वंद्व के बाद जो दूसरा आता है वो होता है द्विग समास। जी पूछिए प्रशांत जी पूछिए। देखो समाज में 5 जिसमें संख्यावाचक पहला हो। अच्छा, मुझे लगा कुछ पूछ रहे, आप तो बता रहे हैं। ठीक है। द्विग समास में सिंपल है, पहले ही वर्ड लिखा हुआ है द्वि। द्वि का मतलब होता है दो, ठीक है ना। तो जिस समास में जो है पहला वाला पार्ट, द्विग समास में देखिए लिखा हुआ है दो वर्ड है, द्विगु। तो द्वि कौन सा वर्ड है? पहला वाला है। तो जिसमें पहला वाला पद जो है उसमें कोई ना कोई नंबर लिखा रहे, संख्या लिखा रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? द्विग समास। ठीक है। अभी जब तक पूरा पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद ही आप जो है सवाल पूछिएगा, क्योंकि कुछ लोग फिर बोलेंगे कि वो किसी में जो है उसमें तो ऐसा बोलते हैं, उसमें बहुब्री ही आ जाता है। वो बाद में बताऊंगा। द्विग समास में सिंपल है, द्विगु मतलब द्वि मतलब दो, जिसमें पहला वाला संख्यावाचक हो। जैसे हमने बोला पंचवटी, जैसे हमने बोला सप्ताह, तो सप्ताह क्या है? किस चीज को सप्ताह बोलते हैं? 7 दिनों के मेल को सर। 7 दिनों के मेल को नहीं, 7 दिनों के समूह को। यानी समूह को सर। ग्रुप जहां वर्ड आ जाए, ग्रुपिंग, वो द्विग समास होता है। तो अगर सप्ताह का आप विग्रह करेंगे तो बोलेंगे 7 दिनों का समूह। जैसे हमने कह दिया तिरंगा, तो क्या हो जाएगा ये? देखिए पहला 3 वर्ड है रंगों का तिरंगा में समूह। 3 लगा हुआ है ना नंबर, तो 3 रंगों का समूह। ठीक है। जैसे हमने कह दिया चौराहा, क्या होगा विग्रह? 4 राहों का समूह सर। और जो सबसे कठिन है और सबसे अच्छा भी है वो, जैसे दोपहर। दोपहर क्या होगा विग्रह? 2 पहरों का समूह। बस, है ना। तो इसमें ज्यादा कठिन नहीं है, इसमें 4 या 5 ही शब्द है जिसको आता है। सप्त सिंधु, दोपहर, त्रिलोक, नवरात्र, सप्तऋषि, सप्ताह, तिरंगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। द्विग हो गया। जो सबसे कठिन वाला है वो सबसे अंत में बताऊंगा। नेक्स्ट आता है आपका जो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, कोई बताएगा? ऐसा बताना, आप ले मैन लैंग्वेज में बताना, सिंपल। ठीक है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समाज पहला पद नहीं, दूसरा पद इसका प्रधान होता है सर। ऐसा क्यों? ऐसे ऐसे लंबोधर। नहीं, देखो ये तो आपने उदाहरण बताए। कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब देखिए आपको हमेशा पता है, नाम है इसका कर्मधारय, जिसमें कर्म धारण होता है। ठीक है ना। तो कर्म धारण होने के बाद जो है आदमी पहले कर्म करता है, उसके बाद उसका रिजल्ट मिलता है। तो कर्मधारय समास में भी क्या होता है, पहला पद कर्म करता है और दूसरा पद उसका रिजल्ट होता है। ठीक है। तो इसीलिए दूसरा वाला पद जो है प्रधान होता है। जैसे हमने कहा चरण कमल, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है? विशेषता होती है, मतलब किसी न दूसरा पद जो है वो कोई ना कोई विशेषता बतलाएगा। मतलब दूसरा पद जो है, मतलब जिसको बोलते हैं ना चढ़ाने वाला काम करेगा, कि मतलब किसी को चढ़ाते ना, बोले बिल्कुल हीरो जैसे लग रहे हो। तो ऐसे ही कर्मधारय समास में जो दूसरा वाला पद होगा वो कोई ना कोई स्पेशलिटी बताएगा, कि इसके जैसे हो, इसकी तरह हो, इतने मतलब इस तरह की विशेषता लिए हुए हो। तो जैसे चरण कमल है, तो चरण ने कौन सी विशेषता ली हुई है? किसके कमल जैसे? के समान है सर। ठीक है ना। जैसे कमल नयन, नयन किसके समान है? कमल की तरह से। मृग नयनी, नयन नयन कैसे है, है? मृग के समान है।
ठीक है। महापुरुष, ये इंपॉर्टेंट है। महापुरुष में कौन सा समास होगा? सर जो पुरुष महान है सर, कर्मधारय महान समास है जो पुरुष, पुरुष की महानता बता रहा है सर ये। तो ये महापुरुष, ये याद रखिएगा, ये कर्मधारय समास है, इसमें आता है ना, ठीक है, महापुरुष। और एक और इम्पोर्टेंट है परमानंद। परमानंद में कौन सा समास होगा? सर कर्मधारय है सर, जो जो आनंद है। आनंद, आनंद की परम सीमा जो है सर। हाँ, परमानंद, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है अधमरा। अधमरा, पूरा नहीं मरा, आधा मरा है नहीं सर। पूरा नहीं मरा, आधा है जो मरा, तो ये भी कर्मधारय है, ठीक है। तो कर्मधारय आप समझिए, कर्मधारय में कुछ भी नहीं, कर्मधारय सामान्य सब है, जिसमें एक पहला पद जो है सामान्य व्यक्ति होगा, दूसरे में उसकी विशेषता बताई जाएगी, ठीक है। अगला है अव्ययी भाव समास। अव्यय क्या होता है, कोई बताएगा क्या? अव्यय सिर्फ उपसर्ग। हाँ, यस। अव्यय भाव में पहला पद प्रधान होता है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, पहले तो बताइए, भाव तो बाद में आएगा, पहले अव्यय क्या होता है ये बताइए। सर ये उपसर्ग होता है नहीं सर, होता। अव्यय होता जी, चेंज नहीं होता जो है। सर एक उपसर्ग जिसके लिंग होता और है वचन सर चेंज अव्यय। नहीं होते, या जैसे उदाहरण तो बताइए ना, चेंज नहीं होता मतलब। प्रति हो गया, सर ना हो किसी गया। शब्द की सर ये आवृत्ति एक होती तरह है का सर। उपसर्ग होता है अनुभर। इसमें नहीं, आप जो बता रहे ना वो ज्यादातर इस तरीके से बता रहे हो आप लोग कि जो रटा हुआ है आपको, आप वो नहीं बता रहे हो जो आपने समझा हुआ है, आप वो बता रहे हो जो आपको रटा हुआ है। सर ये उपसर्ग होता है, इसमें जो भी शब्द के आगे अभी, अति, ये सब लगता है सर इसमें। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ, ये आएगा आपका। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च सर। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर है ना, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। अव्यय मतलब जो खर्च ना हो, ठीक है। अब जैसे हमने बोला राधा जा रही है, ठीक है, राधा जा रही है। अब राधा की जगह अगर हम कृष्ण कर दे तो क्या हो जाएगा वर्ड, इसी में सेंटेंस क्या हो जाएगा इसी में? कृष्ण जा रहा है। यानी जो रही है वो किस में चेंज कन्वर्ट हो गया? रहा है सर। मतलब जैसे ही हमने लिंग वो नाउन चेंज किया तो अपने आप सेंटेंस में चेंज हो गया ना। अब अगर हमने कहा वह जा रहा है ना, या मान लीजिए कोई लड़का उधर खड़ा है, उसको हमने बोला यहाँ हो, और कोई लड़की खड़ी है तो उसको क्या बोलेंगे? लड़का खड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे यहाँ आओ, और लड़की खड़ी हुई है तो उसको क्या बोलेंगे? यहाँ यही बोलेंगे, तो यही बोलेंगे यहाँ आओ, कि कुछ और बोलेंगे? यही बोलेंगे। यहाँ। तो देखिए लड़का लड़की में बदल गया, तब भी जो है यहाँ बदला क्या? यहाँ नहीं बदला। तो जिसमें जिस शब्द से चाहे लिंग चेंज हो जाए, चाहे वचन चेंज हो जाए, कुछ भी संज्ञा चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन उस शब्द में कोई परिवर्तन ना हो, सब कुछ बदल जाए लेकिन वो वर्ड नहीं बदल पाए। चाहे लिंग बदल दो तो भी वही वर्ड रहेगा, वचन बदल दो तो भी वही रहेगा। एक लड़का खड़ा रहेगा तब भी हम ये बोलेंगे यहाँ आओ, और कई लड़के खड़े रहेंगे तब भी हम क्या बोलेंगे? यहाँ आओ, ठीक है। तो आप लिंग बदल दो, वचन बदल दो, कुछ भी बदल दो, लेकिन वो शब्द ज्यों का त्यों अपने जगह से हिले ना, उसमें एक भी पॉइंट आप चेंज ना कर सको, तो उसी को हम बोलते हैं क्या? अव्यय बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है अव्यय। तो अब समझना है आपको अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो जो समास, जिस समास में कोई ना कोई अव्यय जुड़ा हो वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो आपको हमने अव्यय तो बता ही दिया कि अव्यय क्या होता है, तो अव्ययी भाव समास आपको खुद ही पता हो जाना चाहिए। तो कोई बताएगा आप अव्ययी भाव समास? जिस समास में पहला पद कोई ना कोई अव्यय लगा हो वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। जैसे हमने कहा प्रतिदिन, तो जो प्रति है वो क्या है? अव्यय है। अव्यय है। जैसे हमने बोला कि प्रतिकूल, तो प्रति क्या है? अव्यय है, अव्यय। ठीक है ना।
तो इसीलिए जो है जिसमें पहला पद कोई अव्यय जुड़ा रहे, जैसे हमने कहा यथाशक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार, यथासंभव प्रयास करो, सभी के लिए हो जाएगा यथासंभव। तो जिसमें पहला पद कोई अव्यय लगा हो वो अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है। अब जो सबसे कठिन है वो है तत्पुरुष समास, सॉरी, सबसे जो सरल है वो बहुब्रीहि समास। तो एक शब्द में उत्तर जहां पे भी आपने पढ़ा है वो सब आपने बहुत सारे एक शब्द में उत्तर रटे ही होंगे कि जो है पीतांबर का अर्थ क्या होता है और उसका अर्थ क्या होता है। तो जहां पे भी एक शब्द में उत्तर मिल जाए किसी भी चीज का तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। जैसे हमने कहा लंबोदर, तो उत्तर क्या मिल गया आपको, लंबा है उधर जिसका, गणेश। नहीं, बस उत्तर क्या मिला आपको, गणेश जी। गणेश जी। हमने बोल दिया क्या, दशानन, तो उत्तर क्या मिला, रावण। हमने बोल दिया महावीर तो हनुमान, हमने बोल दिया चतुर्भुज तो मिल गया विष्णु। यहाँ पे भी आपको कोई एक आंसर सब मिल जाए एक शब्द में, वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे जो कठिन है, जो आपको लोगों को बहुत ज्यादा याद नहीं होता, हमें भी नहीं होता था, वो है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले कारक जानना होगा। ठीक है। क्या होता है कारक, एक सिंपल सा सेंटेंस याद कर लीजिए, राम ने रावण को सीता के लिए बाण से मारा, यही है कारक। राम ने रावण को सीता के लिए बाण से मारा, ठीक है, यही है कारक। इसमें मारा किसने, राम ने। मारा राम ने। राम ने मारा है। तो राम जो मारता है उसको बोलते हैं कर्ता। किसको मारा, रावण को। रावण को। ठीक है ना। किससे मारा, तीर से, बाण से। बाण से। और किसके लिए मारा, सीता के लिए मारा। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं जहां पे भी किसी सेंटेंस में बीच में को, ने, से, के लिए वर्ड छुपा हुआ हो वो होता है आपका जो है तत्पुरुष समास। जैसे हमने कह दिया राजकुमार, तो इसको अगर आप राजकुमार को दो भागों में तोड़ने की कोशिश करें तो क्या निकलेगा, दो भागों में तोड़ने की, राजा का कुमार। राजा का कुमार आ गया ना इसमें वर्ड। अगर हमने बोल दिया संप्रदान है ना पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो मैं आ गया ना वर्ड। में अगर हमने बोल दिया कि वो है कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, ठीक है, तो मैं आ गया वर्ड। तो जहां बीच में तोड़ने पे का, के, की, मा, में, मी ऐसे वर्ड आ जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या, तत्पुरुष समास। सर पुरुषोत्तम कर्मधारय भी हो सकता है क्या? कर्म पुरुषोत्तम हो सकता है, दोनों में आ सकता है जी, पुरुषोत्तम दोनों में आ सकता है। ऐसे हालांकि ऐसी पानी देनी नहीं चाहिए उनको, पर पुरुषोत्तम दोनों में आ सकता है, मतलब वो कर्मधारय में भी आ सकता है और तत्पुरुष में भी आ सकता है। ठीक है। जहां ऐसी स्थिति आ जाए कि कर्मधारय और तत्पुरुष दोनों हो तो मेरे हिसाब से उसमें कर्मधारय को महत्व देना चाहिए। ठीक है। मतलब वैसे तो ऐसे क्वेश्चन ही नहीं आने चाहिए, पर जहां पे भी ऐसा हो कि कर्मधारय और तत्पुरुष दोनों हो तो उसमें कर्मधारय को महत्व देना चाहिए तत्पुरुष की तुलना में। सर नीलकमल भी, हाँ सर पुरुषोत्तम बहुव्रीहि में भी तो आएगा सर। क्या, पुरुषोत्तम बहुव्रीहि में तो पुरुषोत्तम किसको बोलेंगे, राम को सर। आप पुरुषोत्तम तो हाँ बोल तो सकते हैं, श्री राम को बोलते भी हैं, बहुव्रीहि में भी आ जाएगा। पर जहां पे फिर ऐसा हो कि जहां पे इस तरीका हो जाए कि कर्मधारय बहुव्रीहि और तत्पुरुष तीनों हो तो वहां पे बहुव्रीहि को महत्व दीजिएगा। ठीक है। जी सर। जहां पे तीनों का आंसर मिले तो फिर बहुव्रीहि को महत्व दीजिएगा, फिर सेकेंड नंबर पे कर्मधारय को महत्व दीजिएगा और थर्ड नंबर पे तत्पुरुष को महत्व दीजिएगा। पर क्लियर कट एक आंसर होना चाहिए बहुव्रीहि के लिए, बिल्कुल मतलब ऐसा आंसर होना चाहिए क्लियर कट कि उस चीज को किसी और के लिए भी ना बोला जा रहा हो। ठीक है ना, उस चीज को किसी और के लिए भी ना बोला जा रहा हो, तब तो आप जो है उसको जो है आवाज आ रही है क्या? ले जाएंगे जी।
जी कोई बोल रहा है, कुछ पूछ रहे हैं क्या? निशा पढ़ाई है मृत्युंजय क्या होगा? मृत्युंजय बताइए, मृत्युंजय कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि भी होगा सर। हाँ नहीं बहुब्रीहि भी सर, होगा। तत्पुरुष समास, मृत्यु को जिसने विजय, ऐसा कुछ तो आंसर मिल रहा है क्या? मृत्यु को जीतने वाला आंसर मिल रहा है क्या कोई? मृत्यु मृत्युंजय किसको बोलते हैं? शिव जी को। सर तत्पुरुष भी हो सकता है, तो बहुब्रीहि भी आपको है। तीसरा, नहीं मैंने आपको इसीलिए तो बताया, आपको इसीलिए आपको तीसरा आंसर मिल रहा है क्या? मृत्युंजय किसको बोलते हैं? शंकर जी को। तो आपको मिल गया ना आंसर। जैसे ही आपको तीसरा आंसर मिल जाए तो आप वहां पे बहुब्रीहि को इंपॉर्टेंस दीजिएगा। मैंने बताया ना आपको, क्रम ऑर्डर आपको ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले आपको बहुब्रीहि देखना है। अगर बहुब्रीहि उसमें नहीं मिल रहा है तो फिर कर्मधारय देखना है, कर्मधारय उसमें नहीं मिलना है तब तत्पुरुष देखना है। ठीक है, पहले आपको बहुब्रीहि देखना है कि इसमें बहुब्रीहि तो नहीं आ रहा। अगर बहुब्रीहि नहीं आ रहा तब कर्मधारय देखना है, कर्मधारय भी नहीं आएगा तब फिर तत्पुरुष देखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको देना है। अब मैं कुछ पूछ रहा हूं, आपको सिर्फ तुरंत से आंसर देना है, बस हो गया। अनुरूप, अव्यय भाव सर। वेरी गुड। कपीस, कपीस अभिभाव। बहुब्रीहि सर। बहुब्रीहि है। कपीस जो है बहुब्रीहि होगा। आकाशवाणी, आकाशवाणी ये तत्पुरुष सर। तत्पुरुष। तत्पुरुष, वेरी गुड। अच्छा मैं आंसर भी बताता चलता हूँ। कर्महीन, तत्पुरुष। तत्पुरुष। पुरुष। गंगा जल, गंगा का जल तत्पुरुष। तत्पुरुष। गगनचुंबी, उनको चुमने वाला। कर्मधारा है। कर्मधारय सर। तत्पुरुष सर, तत्पुरुष सर। कर्म से गगन से गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। नेत्रहीन, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष। प्रत्येक, सर ये होगा अव्यय भाव। अव्यय भाव। अव्यय भाव। प्रतिदिन, अव्यय भाव सर। अव्यय भाव। चौपाया, ये होगा द्विगु समास। दिग्गु समास। दही बड़ा, द्वंद्व समास। तत्पुरुष। कैसे हो जाएगा दही बड़ा द्वंद्व समास? दही और सर बड़ा। दही और बड़ा दोनों अपने में सर मेन है ना। तत्पुरुष है सर, तत्पुरुष। और याद सोचिए, दही बड़ा, दही में बड़ा, तत्पुरुष। बड़ा तत्पुरुष। तत्पुरुष दही कर्मधारय सर। दही और बड़ा। कोई बात नहीं, देखिएगा अभी आप तो है ना। या था रसोई घर, रसोई का घर। कर्मधारय सर, कर्मधारय। घर द्वार, घर द्वार, द्वंद्व समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। बहुब्रीहि। पुरुष सर। तत्पुरुष। तत्पुरुष। लौह पुरुष बहुब्रीहि है सर। क्यों बहुब्रीहि होगा? सर लौह पुरुष तो लोह का पुरुष सरदार तत्पुरुष। पटेल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा अर्थ मिल गया ना सर। नहीं देखिए, आपको मैं बता दूं, लौह पुरुष सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बोलते, मतलब लौह पुरुष के पर्यायवाची सिर्फ सरदार पटेल नहीं, लौह पुरुष के पर्यायवाची दुनिया में बहुत सारे। कर्मधारय होगा सर। तो सिर्फ कर्मधारय समास होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? कर्मधारय समास। अब आखिरी सर एक त्रिनेत्र का बताइए। हो गया ज्यादा। आपको जो है, एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। इसमें भी बहुत सारे वर्ड आएंगे, इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ। सर जी, अगर कोई उदाहरण है और उसमें कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों में आ रहा है तो दोनों ऑप्शन में है तो पहले बहुब्रीहि चुनना पड़ेगा ना। आपको मैंने बताया ना, आपका ऑर्डर ऐसा होगा कि पहले बहुब्रीहि, वो नहीं है तो फिर कर्मधारय और फिर नहीं है तो तत्पुरुष। ठीक है, पर आपको बहुब्रीहि के लिए श्योर, जैसे लौह पुरुष जो है, लौह पुरुष सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल का पर्यायवाची नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। बिस्मार्क को भी लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, सार्वभौमिक होना चाहिए वो। जी, भौमिक होना चाहिए, मतलब अगर कोई
हाँ, जो भी वो यूनिक हो, अगर उसमें 3-4 आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो नहीं है ना। लौह पुरुष तो मोदी जी को भी वो अमित शाह को भी बोलने लगे अब। तो एक यूनिक होना चाहिए उसका, ठीक है, तभी आपको बहुब्रीहि लगाना है, नहीं तो कर्मधारय लगाना है, ठीक है। सर त्रिनेत्र का बताएंगे थोड़ा। हाँ, आप बताइए त्रिनेत्र। अब इसमें जो है त्रिनेत्र तो स्पष्ट भी आपको मिल रहा है, इसमें आपको द्विगुब्रीहि होगा इसमें, और बहुब्रीहि भी है और द्विगुब्रीहि है ना। तो इसमें आप जो त्रिनेत्र जो है वो जो है बहुब्रीहि में चला जाएगा लगाएंगे, आपका। जैसे बहुब्रीहि में जाएगा। बहुब्रीहि में। अब एक थोड़ा सा तत्सम तद्भव और देख लेते हैं, कुछ वर्ड में बोलूंगा इसमें भी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तत्सम, तत् यानी उसके और सम यानी हाँ समान। सर, यही समझ में नहीं आता, और ये पढ़ने से भी दिमाग में नहीं चढ़ रहा सर, ये तत्व तत्सम। नहीं बता रहा हूँ। तत्सम, तत् यानी देखिए दोनों में तत् लगा हुआ है, तत्सम में भी लगा हुआ है, तद्भव में भी लगा हुआ है। तत्सम समान, उसके समान। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो आज की हिंदी है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? संस्कृत से। भाषा के विकास में क्या हुआ? पहले संस्कृत आई, फिर अपभ्रंश आया, फिर अवहट्ट आया, फिर पाली, प्राकृत, फिर जो है अवधी, ब्रज, ये सब आई। तो जो ओरिजिनल वर्ड है वो कहाँ से है? संस्कृत से है। उसी के जो है विकृत होते होते जो है आज का वर्ड आया। तो जो ओरिजिनल वर्ड है, जो संस्कृत का वर्ड है, वो तत्सम कहलाता है, ठीक है ना। और उससे जो उत्पन्न हुआ भाव यानी पैदा हुआ, तो संस्कृत से जो उत्पन्न हुआ, जो विकृत होते उसको बोलते, जैसे पहले बोलते थे अश्रु, संस्कृत में क्या बहते थे? अश्रु बहते थे। फिर धीरे धीरे विकृत होते वो अश्रु क्या बहने लगे? आंसू बहने लगे। तो अश्रु जो है वो तत्सम होगा और आंसू क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। यानी ओरिजिनल वर्ड को पीट पीट के जो है अलग अलग एरिया के टंग से होते हुए, फिसलते हुए जो भाषा डेवलप हुई वो होती है तद्भव। शब्द जो डेवलप हुए वो तद्भव है। और ओरिजिनल वर्ड जो था वो क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ सिर्फ तत्सम तद्भव ही नहीं आए, हमारे यहाँ आक्रमण करते हुए बहुत सारे जो है विदेशी भी आए। तो हमारे यहाँ अरबी के भी वर्ड हैं, फारसी के भी वर्ड हैं, डच वर्ड भी हैं, फ्रेंच वर्ड भी हैं, इंग्लिश वर्ड भी है, डेन वर्ड भी वो हैं, सभी तरीके की भाषाएं, तुर्की भी हैं, पश्तो भी हैं, पुर्तगाली भी है, सब तरह की भाषाएं हैं। तो तत्सम वो वर्ड होता है जो संस्कृत के ओरिजिनल वर्ड है। तद्भव वो वर्ड हैं जो समय काल के साथ, जिसमें विकृतियां आते आते जो है उसमें बहुत सारी विकृतियां आई और परिवर्तित होकर नए वर्ड बन गए, तो उसको बोलते हैं क्या? तद्भव। तो हमारे यहाँ बहुत सारे वर्ड है, विदेशी वर्ड हैं। जैसे आपको बोला जाए कि पजामा, ये कहाँ से लिया गया है? तो जो पजामा पहनते हैं वो फारसी वर्ड है। और आपको पता होना चाहिए कि जो बुखार आता है हमें, बुखार भी फारस से ही आया है वर्ड, है ना। और जो आप समोसा खाते हैं, जो बर्फी खाते हैं, ये भी फारस से आया हुआ है। हमारे यहाँ कोई ऐसा वर्ड नहीं था। और ये जो मौसम बदलता रहता है, ये अरबी वर्ड है। तो कुछ वर्ड हैं जो कि अलग अलग भाषा से आए हैं, वो थोड़ा सा आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट। जैसे अरबी से आया है दवा, दुकान, किताब, ये अरबी के वर्ड है, इंपॉर्टेंट। फारसी के जो वर्ड है वो है समोसा, सरकार। सर मैं एक चीज पूछना चाह रही थी जी कि बस ये पूछा जाएगा कि ये देशज है, ये विदेशज है, या फिर पर्टिकुलर फारसी कौन सा है, अरबी कौन सा है, तुर्की कौन सा, नहीं, ऐसा ये पूछा ऐसा जा सकता है कि जैसे हमारे यहाँ जैसे पूछा जा सकता है कि सपोज पूछ दिया कि बारिश शब्द कहाँ से लिया गया है, मतलब बारिश शब्द किस तरह का शब्द है, अरबी, फारसी, ऐसा करके जो है देशज विदेशज, है ना। नहीं, देशज विदेशज तो नहीं होगा, वो फिर अरबी, फारसी, पुर्तगाली ही होगा उसमें, ठीक है ना। ये तो वैसे भी सारे विदेशज वर्ड है।
जी। ठीक है, तुर्की के जो इम्पोर्टेंट है वो है सर बारिश कहाँ से लिया गया? कुर्ता, चाकू। ठीक है, जो पुर्तगाली है इम्पोर्टेंट है, उसमें है गमला, गोभी, गोदाम। मैं चलो ठीक है, तो आप तत्सम तद्भव कुछ वर्ड लिख लीजिए, मैं या आप बताते जाइए। मैं तत्सम बोलता हूं, सॉरी, मैं तद्भव बोलूंगा, उसका आपको तत्सम बताना है। आंसू, अश्रु अश्रु अश्रु, ठीक है। अनाड़ी, अनार्य, वेरी गुड। अब है अंगूठा, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ, इमली, सर। इमली, इम, अम्लिक, इतवार, रविवार, गलत, द्वितीवार, एतवार, बृहस्पति। इतवार। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए ना कि इतवार जो है संडे को बोलते हैं, तो सूर्य भगवान को उस समय क्या बोलते रहे होंगे? रविवार, नहीं, सूर्य भगवान को आदित्यवार, आदित्यवार। आदित्यवार। ठीक है। आंवला, आमला, अमूली, आमलक, सर आंवला। उलाहना, 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 उपालंब, 11, ताना, एकादश, 11, 11, हाँ, आंवले का क्या है सर? एकादश, वो आप मैं भेज दूंगा, आप तो बस शब्द सुने रहो, आप बस हो गया। एकादश। इसके अलावा है अखाड़ा। चलिए शब्द सुन लीजिए बस आप जल्दी। अखाड़ा, आंख। इसके अलावा अमावस, अमावस्या, हाँ। इसके अलावा है आपका कोई बताएगा क्या? स्वयं, नहीं, आप नेत्र, नहीं, अक्षय आंख सर, नहीं, अक्षय। आप, बड़ा आ और प। कोई बता दे तो मैं, अगर ये आपका कोई बता देगा तो मैं समझ जाऊंगा तत्सम तद्भव पूरा पढ़ा है आपने। आत्म, आत्म सर, हाँ, आपका होगा आत्मा। ठीक है। अच्छा, एक और कठिन मैं पूछ देता हूँ, जिसमें कोई बता देगा तो मैं समझ जाऊंगा पढ़ा है उसने। खांसी, काशी, खांसी आती है ना जी? खांसी का क्या होगा? काश, अरे हाँ, वो दवाई आती है ना, कास मधु। हाँ, कास। ठीक है, तो कुछ वर्ड है मैं ये दे देता हूँ, इसको आप धुआं का क्या होगा? झरना का क्या होगा? झरना, निर्झर, निर्झर, वेरी गुड। नाक का क्या होगा? नाक, नासिका, नासिका, तिनका का क्या होगा? तृण, तीखा का क्या होगा? तीखा, तीक्ष्ण, हाँ। घर का क्या होगा? घर, ग्रह, गहरा का क्या होगा? गहरा, घना नहीं, गहन गहन गहन, गलत, गहन, गलत, गलत, ग्रह, गलत। घर का सर ग्रह होगा ना? नहीं, मैं तो गहरा बोल रहा हूँ, ग्रह तो बोला ही नहीं, ग्रह तो आपने बोला। गहरा, डीप, गुण सर, गुण, गंभीर, गंभीर। देख लिया क्या? नहीं सर, जीभ का क्या होगा? जीभ, जिव्या, गहरा मतलब डीप जो बोलते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, ऐसे ही थोड़े से कुछ वर्ड है जो मैं दे दूंगा, उसको आप पढ़ लेना, पर ज्यादा है नहीं, थोड़े से। अच्छा, ये जो है नेवला का क्या होगा? नेवला, नेवला का क्या होगा? नकुल,
अच्छा, और पलंग का क्या होगा? पलंग चारपाई। पर्यंक होगा सर, पर्यंक। हाँ, पर्यंक होगा, है ना। पोथी का क्या होगा? पोथी किताब। पुष्टि। पुस्तिका, पुस्तिका। है ना। हाँ बोलिए। चलिए ठीक है, ये हो गया। वो ये वर्ड में दे दूंगा, आप कर लीजिएगा। तो बहुत वो है। अब है आपके सामने जो सबसे बड़ा है, पर्यायवाची शब्द क्या पढ़े हैं, है ना। कि सर, कौन से संकर शब्द पर्यायवाची किसको बहुत सारे आते हैं। सर संकर तो आप- शब्द किसको बोलेंगे? जी, संकर शब्द किसको बोलेंगे? संकर जैसे दो उससे मिलके बने होते हैं। संकर मतलब जैसे हाइब्रिड हो गए, तो दो भाषाओं से मिलके बने हुए शब्दों को संकर शब्द बोलते हैं। ठीक है। कैसे सर? सर एक दो उदाहरण बता दीजिए। संकर रेलगाड़ी। हाँ, रेलगाड़ी हो गई। अफसरगिरी। हाँ, तानाशाही। नहीं, अब मैं आपको अभी क्या बता रहा था, मैं भूल गया। हाँ, पर्यायवाची शब्द आप पूरी बुक तो पढ़ेंगे नहीं, तो आपको सिर्फ 5 तरह के पर्यायवाची शब्द ही पढ़ने हैं, जिसमें से सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक आध गो। पहला जो पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ने हैं, वो पढ़ने हैं शरीर के अंगों के नाम वाले पर्यायवाची शब्द। ठीक है, जैसे आंख, नाक, कान, गला, ये वाले। ठीक है। हाँ। दूसरा आपको पढ़ने हैं देवी देवताओं के नाम वाले पर्यायवाची शब्द। ठीक है। तीसरे आपको पढ़ने हैं जो सोशल रिलेशनशिप वाले पर्यायवाची शब्द, सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध, भाई बहन, ठीक है ना, माता पिता। चौथे आपको पढ़ने हैं प्राकृतिक वस्तुओं के नाम। ठीक है, कमल, पेड़, ये सब। अगला आपको पढ़ने जंगली जानवरों के नाम। ठीक है, इतने ही तरह के पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा जो है, अगर आप इससे ज्यादा पढ़ते हैं तो आपका समय वेस्ट होगा, और जिसमें से जो है आने की संभावनाएं कम रहेंगी। इतने तरह के पर्यायवाची शब्द में 70 से 80% आने की संभावना रहेगी। 20 से 30% तो रिस्क रहेगा। उस रिस्क के लिए आप अपना टाइम मत खराब कीजिएगा ज्यादा पढ़ने की। ज्यादातर इसी में से आते हैं, तो आपको इतने तरह के ही पर्यायवाची शब्द पढ़ने। ठीक है। सर अलंकार भी बता देंगे थोड़ा सा? वो कल बता दूंगा, क्योंकि क्या होता है, बता तो कल रस, छंद, अलंकार तीनों ही दूंगा एक शब्द में हो, पर लगातार पढ़ते पढ़ते हिंदी में थोड़ी सी बोरियत लगती है। खासकर सिर्फ जब आप फैक्चुअल पढ़ते हैं तो थोड़ा सा समय के बाद बोरियत लगने लगती, पढ़ने वाले को भी और पढ़ाने वाले को भी। तो इसलिए मैं बाकी चीजें कल पढ़ा दूंगा। उसमें से अभी आपके बहुत सारे चैप्टर हैं भी। बस मैं एक चीज और सवाल पूछूंगा हिंदी का, कि हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत कब मिली? 14 सितंबर। पूरा सर बताइए। 1949, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 14 सितंबर 1949। और हिंदी जो है संघ की राजभाषा है, ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 353। नो 343 सर। 343 343 भाग 17। 343 लिखा हुआ है। और एक और क्वेश्चन है, जो है हिंदी 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं है? सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो फोन आ गया था ना, इसलिए नहीं आ रही। 22। 8वीं अनुसूची में 343 से 352 तक दिया हुआ है अनुच्छेद में। 22 है जी, कर दीजिए क्वेश्चन। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 को सर। 22। हाँ ठीक है। तो कुछ ये सामान्य से क्वेश्चन थे, और बाकी वाला पार्ट कल मैं पढ़ा दूंगा। कल कोशिश करूंगा कि जल्दी से पढ़ा दूं। तो रस, छंद, अलंकार, जो कि बहुत ही ज्यादा जो है, अलंकार में आपको पता है अलंकार 2 तरह के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। जहां शब्द की वजह से काव्य में शोभा आ जाए शब्द में और सेंटेंस में, वो शब्द अलंकार होता है। जहां अर्थ की वजह से आ जाए वो। अब ज्यादातर लोगों को दिक्कत होती कि कैसे पहचानेंगे कि ये यमक है या श्लेष है ना।
तो ये मैं कल बताऊंगा कि कैसे पहचानेंगे कि ये यमक अलंकार है या क्लेश अलंकार है। तो रस छंद अलंकार में कल बता दोनों में ही दूंगा। है बस जी सर बहुत बहुत सर, धन्यवाद सर। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये दोनों में ही है, यमक में और श्लेष में ही। नहीं, मुझे पता नहीं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। वही सवाल तो बता रहा हूँ कि जो आपको कंफ्यूजन में रहता है। सर कल कितने बजे क्लास लेंगे इतनी अपन? बड़ी हिंदी जो है ना, कम से कम नहीं तो हफ्ते 10 दिन लगेंगे पढ़ाने में, पर कम समय में आपका हो जाए, आप इसको रिवीजन कर पाओ, इसलिए मैंने इतना मतलब जल्दी बताया और थोड़े से जो सिलेक्टेड चीजें हैं वो बताई मैंने, सर जी है ना। सर जी थैंक अपन यू कल कल कितने बजे क्लास लेंगे सर जी? कल बता दीजिए, जितने बजे उतने बजे ले आप लूंगा। बता दीजिए तो थोड़ा सा, भले ही आप जैसा समय देंगे आप वैसा वैसा लें। सर आपने बहुत नहीं। कम समय में बहुत सारी चीजें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद सर सर 7 आपका। बजे से ले लो तो कैसा रहेगा? 7:30 से? 7 बजे से ले लेंगे सर। 7 बजे वो टाइम तो रहेगा है। आपके पास? नहीं 7 बजे टाइम रहेगा? आप लोग तो छुट्टी में होंगे सब लोग। हाँ सर। हाँ, तो इसलिए आप तो घर पे होंगे, मुझे तो 6 बजे के बाद ऑफिस से आना होगा ना। तो आप बता 7:30 बजे की 8 बजे हाँ, से? 7:30 कर लेते। उसमें से कुछ चीजें हैं जिसमें आपको जो है विराम चिन्ह तो बताना पड़ेगा, ठीक है क्योंकि सर। बहुत सारे विराम चिन्ह के बारे में आपको पता ही नहीं है अभी। ठीक कि है मैं सर। अगर बोल दूं कि तो हंस 7:30 पद बजे क्या का होता समय है, हंस पद क्या होता है, वो कौन बताएगा? सर बीच में जो छूट जाता है सर उसको जो जोड़ने के त्रुटि लिए हो फिर जाती ऊपर है की तरफ उसको वो करने के लिए जो लगाते हैं। सर उल्टा अच्छा। करके रहता है वो। अच्छा, सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड लगाना आता है सबको? सही बताइएगा ईमानदारी से, क्योंकि आज तक मैंने नहीं सर, देखा है नहीं सर नहीं जो आता जो सर। जो सर ठीक सिंगल है डबल बता इन्वर्टेड दो और डबल इन्वर्टेड मतलब इन्वर्टेड। जिसमें तो डबल जो कोटेड लगता है और शब्द में सिंगल। नहीं नहीं, वो तो मुझे सर पता है। डबल इन्वर्टेड लगता है यदि किसी कोड को किसी मैं ये बार किसी नहीं बार की बोल रहा हूँ, बात मुझे को पता जैसा है। का ऐसे ही तैसा लिखना अगर है तो रखना डबल हो। डबल इन्वर्टेड नहीं, लगता है। मुझे पता है, ये सबको पता है कि डबल कब लगता है। वो लिखने का तरीका नहीं पता है किसी को, कि सिंगल इन्वर्टेड लगाते हैं तो किस तरीके का चिन्ह लगाते हैं। 6699 ना वो। देखा है कभी ध्यान से? हाँ 6699 वो 2 सेंटेंस है। आपको मैं एक बार फिर से जाके देखिएगा कि सिंगल इन्वर्टेड लगाते, सिंगल इन्वर्टेड में जब शुरुआत होती है वो 6 से शुरुआत होती है, और जो बंद होता है वो 9 से बंद होता है। ये देखा है क्या? 66 हाँ देखा सर, है। हाँ सर। जी सर। यही देखने वाले इसी तरीके की गलतियां होती हैं, क्योंकि दोनों तरफ 6-6 लगा के रखते हैं, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं, कि जैसे अभी आपको अल्प विराम कब लगाना है और अर्ध विराम कब लगाना है, ये बता दीजिए। जहाँ पे सेंटेंस को थोड़ा सा रुक के फिर नया चालू करते हैं तो वहाँ अल्प विराम लगता है। पूर्ण विराम मतलब फिर खत्म। नहीं, पूर्ण विराम नहीं बोल रहा हूँ मैं, अर्ध विराम। सर अर्ध विराम में कोई सर सेंटेंस जो को कुछ सेलेक्टेड चीजों पे ही लगता है, जैसे डिग्रियां लिखना है या फिर कोई नोटिफिकेशन अल्पविराम। लिखना है। हाँ बोलिए ना, ये तो पूछा मैंने। यस मेरे पास लेंदे यार, ध्यान मेरा तुम्हारे तरफ जा। अर्धविराम जहाँ कम देर रुकना होता है अर्धविराम। चलिए अब कल पढ़ाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि कई लोगों के घर पे बच्चे भी परेशान करने लगे, तो कल पढ़ाऊंगा मैं आगे। ठीक कल है, 7:30 का समय दे दीजिएगा सर। कल हाँ 7:30। 7:30 बिल्कुल ठीक है ठीक ना। है, कल सभी लोग 7:30 बजे आ पर जाइएगा। पहले मैंने जितना पढ़ाया मैं पहले पूछूंगा उसमें से। जी सर, कल जी सर। 7:30 बजे उपस्थित हो सब लोगों ने। हाँ, 15 क्वेश्चन में बना दूंगा, 15 क्वेश्चन पूछूंगा मैं। सर जी आप सर। क्वेश्चन सर एक। जी सर मैंने लेट क्लास ज्वाइन की थी जहाँ से द्वंद्व समास से स्टार्ट किया था सर। इसके पहले क्या क्या पढ़ाया सर आपने? वो आप अपने साथियों से पूछ लीजिएगा, भले ही कंपटीशन है पर फिर भी बता तो देंगे वो आपको। ओके ओके ठीक सर। जी मैंने भी नहीं की थी ज्वाइन, तो अगर कोई बता 7:30 बजे दीजिए क्या क्या पता है। सर आपने 7:30 बजे बताया ज्वाइन। जब दही बढ़े में कौन सा समास होगा सर? द्वंद्व वो ही होगा ना? जोड़िएगा ना, कुछ सवाल तो मैंने कुछ सवाल तो छोड़ के जाना चाहिए ना। जी सर, जी सर। जी ठीक है ना जी, ठीक है। थैंक यू, आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ सुना जी। थैंक यू सर जी, सर धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत थैंक यू अच्छा बताया सर। सर, थैंक यू। संधि पढ़ने में पहली बार में अच्छा लगा। धन्यवाद सर। ठीक है, कल सब 7:30 बजे आ जाएं, जिन्हें भी लाभ लेना है सर उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक यू। ओके। संदीप सर, फरमाइए। सर एक रिक्वेस्ट थी कि हम लोग ग्वालियर से हैं और सर काफी जनों के लगभग 30-40 लोग हैं जो कल जिनके रिजर्वेशन है सर। 7:30 बजे इंटरसिटी है गाड़ी ग्वालियर इंदौर के लिए। हाँ तो सर कुछ टाइमिंग ऐसी सेट हो जाए कि हम लोग क्लास ले पाए ग्वालियर